तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग राज्यकर्मी परीक्षा हेतु गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं गणित के विभिन्न टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब वो हुआ कि वैसा गुणनखंड जो अभाज्य हो। देखिए जैसे अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है, किसी भी संख्या का पहले चेक करेंगे कि 2 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो रहा है 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 से हो जाएगा कितना 48। फिर देखिए 2 से कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से कितना हो जाएगा 6। फिर 2 से कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये जितना 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है, जितना बार, और एक 3 है, तो यही जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। किसका 192 का। तो देखिए यहाँ कौन हो गया 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, एक बार और 2 है और फिर 3 है। देखिए तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हो गया ना, ये हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड होता है। मतलब पहले उसको देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर चूँकि 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं तो 4 से छोड़ देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यही होता है। चलिए अब अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से। यदि ऐसा प्रश्न रहे किसी संख्या, तो हम चुपचाप जो है संख्या को x मान लेंगे। ठीक है ना, जहाँ संख्या का चर्चा नहीं हुआ होगा वहाँ हम x मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है संख्या का 5वां भाग। 5वां भाग का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, संख्या का 5वां भाग हो गया उसके 9वें भाग से। अब देखिए फिर कह रहा है किसके 9वें भाग से, इस संख्या के 9वें भाग से। ठीक है, संख्या के 9वें भाग से 12 अधिक है। मतलब ये जो है इससे कितना अधिक है 12 अधिक है। तो अधिक या कम बोलेगा, मतलब दोनों का अंतर बोल रहा है। ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 12 कह रहा है कि ये जो है इससे 12 अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिए 12 अधिक है। तो अब देखिए 9 व 5 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9x और इधर कितना हो जाएगा 5x, इधर हो गया 12। अब इसको घटाइए, 9x में से 5x घटा दीजिए, 4x बटा कितना बच गया 45। अब बराबर कितना है 12। तब x बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए x बराबर लिखेंगे तो 45 है, 45 गुना 12/4, तो 4 तिये 12। देखिए हो गया, 3 से कट गया ये, 45 तिया कितना हो जाएगा 135। तो इसका कितना आंसर आ गया, वह संख्या कौन आ गया, x के ही ना माने थे संख्या, तो 135 आ गया। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर है। देखिए एक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। देखिए फिर कह रहा है वह कौन सी संख्या है। तो जहाँ वह कौन सी संख्या है कहा कि हम x मान लेंगे एकदम। ठीक है, फिर कह रहा है जिसका आधा, तो आधा का मतलब 2 से भाग लगा देना है, या गुना में कीजिए 1/2 या 2 से भाग लगाइए, बात बराबर है। जिसका आधा उसकी तिहाई से। अब देखिए किसकी तिहाई से, संख्या के तिहाई से कितना अधिक है, ई जो है इसके तिहाई से कितना। अभी पीछे कहे थे कि कम बेसी अधिक, ये सब कहा, मतलब दोनों का डिफरेंस कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 3 6 का, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो गया, 3x हो गया माइनस 2x हो गया बराबर 35 हो गया। देखिए अब
3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x/6 हो गया, 35 हो गया। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 6×3 = 18 और 3 × 21 210। 210 है ना ऑप्शन में, देखिए ये हो गया। वही पूछ रहा था वह कौन सी संख्या है, तो संख्या कहेंगे कि वह संख्या 210 है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है ये सबको गुना करना है, ठीक ना, ये डेसिमल का गुना हो गया, ठीक। तो देखिए 5 है, 1 है, 1 है, तो पहले हम लोग गुना कर लेंगे। तो कितना भी बड़ा संख्या हो जाए यदि उसमें 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या है वही रहेगा। फिर अगला संख्या जो आएगा उसमें भी 1 से गुना करेंगे तो वही। तो फाइनली इसका 5 होगा। अब हमको देखना है कि डेसिमल कहाँ पे होगा, तो इसको काउंट करेंगे हम लोग कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। देखिए इसमें जो है, इसमें डेसिमल 1 2 3 अंक के बाद है, ठीक। फिर यहाँ देखिए 3 वो इधर हो गया, 4 5 अंक हो गया, और ये कितना अंक हो गया, 6 अंक के बाद हमको डेसिमल बैठा देना। तो ये तो 5 है, और जितना घटेगा उतना 0 बैठाते जाएंगे, 6 अंक के बाद बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल बैठा देंगे, हो गया आंसर। देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए फिर कह रहा है दो संख्या, था एगो x मान लेंगे और एगो y मान लेंगे, ठीक ना। ठीक है, यदि एक संख्या 2.5 दिया हुआ है तो इसको y नहीं मानेंगे, क्योंकि एगो दिया हुआ है तो एक ही मानेंगे। तो इसको 2.5, देखिए दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है, देखिए 6.25 है, ये दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना। अब देखिए तब x फाइंड करना है, x यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5। देखिए ऊपर जो है 2 अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 1 अंक के बाद है, ठीक है। तो नीचे डेसिमल यदि हटाएंगे दोनों तो नीचे एक 10 देना पड़ेगा हमको। अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 आ गया 10, तो 25/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नीचे जितना 0 रहता है वो दाहिने साइड से उतना अंक के बाद डेसिमल दे देते। तो एक ही अंक के बाद है, एक ही 0 है, तो एक ही 2.5। कौन सा आंसर हो गया हम लोग का, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक बगीचे में 1764 पेड़ हैं, 1764 पेड़ हैं। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां, तो कह रहा है कि पंक्तियों में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ऐसे है पेड़ लगाया हुआ, ठीक है, और मान लेते हैं 4 गो था, कहने का मतलब, तो 4 गो जितना पेड़ लगेगा ना उतना ही पंक्ति है, ठीक है। ठीक है, देखिए इधर से भी 4 ही है, ठीक ना। तो बस इसी को पूछ रहा है, जितना पेड़ है उतना पंक्ति है, ठीक है। तो इसमें चलिए हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, तो पंक्ति की संख्या भी मान लेते हैं x, और पेड़ की संख्या भी मान लेते हैं, क्योंकि कह रहा है इसमें कि उतना ही है दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए उतना ही कह रहा है, तो यही दोनों को ना गुना करेंगे तब ये 1764 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1764 के जब बराबर आ जाएगा तो ये x² हो गया, ठीक है। x गुना x हो के क्या हो गया, x², यहाँ 1764 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि x चूँकि फाइंड करना है हमको, पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो x, तो स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल के जो दाएं साइड रहता है उस पर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब हो गया वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल होता है 42 होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना।
और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पिछला बार सीखे थे, पिछला वीडियो देखिएगा मैथ वाला, उसमें होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका कौन सा आंसर हो गया, 42C हो गया। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है और गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको पहले हमको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए पहले ये है 480 है, इसको डिवाइड करते जाइए 2 से, जो पीछे हम लोग किए थे। 240 हो गया, फिर हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो गया 60 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से देखिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर और डिवाइड होगा, ये होगा 3 और 5 से। अब देखिए 3 और 5 से, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, मतलब वर्ग। तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 को 2 है, ठीक है ना। 4 या 5 को 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, तो 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान देना क्या होता है, जो नंबर जोड़ा रहेगा उसके बदला हम लोग एक लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये भी जोड़ा है तो इसको छोड़ते चलेंगे, 2 गुना 2 हो गया, 2 गुना 2 इसका वर्गमूल निकलेगा। अब देखिए ये 2 अकेला हो गया तो हमको इसको जोड़ा लगाना होगा, तो 1 से 1 2 लिख लेंगे। देखिए ये 3 अकेला है तो इसमें भी एगो लगा देंगे तो जोड़ा हो जाएगा। ये 5 अकेला है तो इसमें भी एगो 5 लगा देंगे। अब देखिए ये सबको गुना करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 30, 30 से गुना करेंगे इस संख्या में तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगला प्रश्न, 8वां नंबर, पेज 95 नंबर प्रश्न है। देखिए कह रहा है, एक किले में 45 दिनों तक 150 आदमी भोजन का प्रबंध है के लिए, ठीक ना। 150 आदमी के लिए भोजन का प्रबंध है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जो देखिए 10 दिनों बाद 25 आदमी चले गए। 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 25 आदमी कहीं चले गए, ठीक है। तब कह रहा है कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी। देखिए यदि 45 आदमी खाएगा तब कितना दिन चलेगा, जो बताइए पहले। 150 दिन तक चलेगा, लेकिन क्या हुआ है कि 10 दिनों बाद, मतलब 10 दिन तक तो 150 आदमी खाया, तो अब 150 आदमी के लिए कितना दिन का बचा, 35 दिन के लिए बचा। यदि जो बचा हुआ खाना रहेगा अब उसी को ना खाएगा, यदि 10 आदमी चले गए तो तब 35 आदमी यदि अब कितना दिन खाएगा, ठीक है। 150 आदमी का यदि 10 दिन खा के लोग 25 को उसमें से ये हो गया, बाहर हो गया, यदि तो अब कितना दिन बचा खाने के लिए, 35 दिन 150 आदमी खाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन तक ये लोग खा लिया था, ठीक है। तो जो भोजन है बचा हुआ है इतना। अब कह रहा है कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी। तब देखिए इतना दिन चलेगा, फिर कह रहा है कि 10 दिन बाद चल गए, 25 आदमी चल गए, तो अब आदमी कितना बच रहा है, 125 ही आदमी बच रहा है। तो ये भी तो जो भोजन बचा हुआ है उसी को ना खाएगा, तो दोनों भोजन जो बचा हुआ है उसी को खाएगा, तो दोनों इक्वल हो गया, कितना भोजन खा रहा है जो, ठीक है 25। अब इसको देख लीजिए, यहाँ से x बराबर फाइंड कर दीजिए, 35 to 150 बटा 125। देखिए 2 से कट जाएगा ना, 35 है ना, हाँ। अब देखिए 125 है, ये 5 से काटिए, देखिए 25
5 जा ठीक ना, देखिए नहीं ऐसे कीजिए, 25 से काट दीजिए, 150 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 100 बराबर कितना आ गया, 7 गुने 6 42, मतलब 42 दिन तक चलेगा। 125 आदमी अब खाएगा तो 42 दिन तक भोजन चलेगा। तो शेष भोजन की खपत ही पूछ रहा था। यदि पूछता कि पूरा कितना दिन तक चलेगा तो 10 दिन पहले खाया था, और 42 दिन, अब तो 42 10 52 दिन हो जाता। ठीक है, इस पैटर्न को याद रखिएगा। ध्यान इसमें यही रखना है कि जितना दिन का भोजन बच रहा है, वो जो स्टार्टिंग में आदमी था वो कितना दिन खाएगा वो निकाल लेना है। अब प्लस जाने के बाद अब एक दिन मान लिया कि खाएगा 125 आदमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नौवां नंबर पेज 96 नंबर प्रश्न। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, 7:3 है तथा उनका अंतर इतना देगा। देखिए अब दो संख्याओं का अनुपात है इतना, तो अनुपात यहाँ से हटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 3x। अनुपात हमेशा हटेगा तो उसके साथ एक हमको वेरिएबल रखना होगा। ठीक है कोई, तो चलिए अब एक संख्या ये हो गया 3x 7x और एक संख्या हो गया 3x। तो अब क्या कह रहा है, उनका अंतर, तो अंतर दोनों में बड़ा कौन होगा, 7x बड़ा है, तो अंतर में क्या कहे हैं कि दोनों को घटाना है। इक्वल किसका है, अंतर 28 है दोनों का। तो देखिए 4x बराबर हो गया 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। चलिए 7 × 28, 7 बार में कटेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या क्या है, तो अभी ना कहे कि बड़ी संख्या कौन होगा, 7x होगा। तो x का वैल्यू कितना आया है, 7, तो रख दीजिए 7 गुना 7 x के जगह पर कितना हो गया, 49 हो गया। छोटी पूछता तो 7 गुना 3 हो जाता है, 21 हो जाता। ठीक है 49 बड़ी संख्या निकल गया। चलिए अगला प्रश्न। 10वां नंबर का रहा है। देखिए कह रहा है कि एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात इतना है। देखिए आय एवं कहे हैं ना कि अनुपात हटाएंगे तो एक वेरिएबल नंबर के साथ लगाना होगा। ठीक है, एक सीन लगा दिए। आय एवं व्यय, ये आय है और ये व्यय है। ठीक है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है यदि देखिए आय दिया हुआ है, मतलब 7x का वैल्यू दे दिया है, इनकम का वैल्यू, ये तो और आसान हो गया, ये तो दे ही दिया है पहले ही। कितना दे दिया है, 1400। अब देखिए x निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, काट देंगे, 7 दूनी 14, कितना हो गया 200। तो x बराबर कितना आ गया 200। तो क्या पूछ रहा था, अब आगे पढ़ते हैं। तो उस परिवार की बचत कितनी है। अब देखिए आय अब व्यय दिया हुआ है तो बचत क्या होता है, आय में से व्यय को घटा देते हैं तो हमारा कौन सी निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो देखिए तो आय इतना था 7x, अब व्यय कितना था 6x। तो 7x में से 6x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x से ना बचेगा। और यहाँ निकला कुछ ही है, x से निकला है तो आंसर हो गया 200। बात क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला प्रश्न। 11वां नंबर पेज है और 98 नंबर प्रश्न है। कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। कोई विद्यालय, वहाँ टोटल 500 छात्र हैं। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब अनुपस्थित हो गए, एब्सेंट हैं, तो उपस्थित छात्र का प्रतिशत तो पहले निकाल लीजिए। उपस्थित कितना हुआ, 500 में से 125 को घटा दीजिए। ठीक है, कितना बच गया 5, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ हो गया 3, 375 उपस्थित है। तो उपस्थित का परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये परसेंटेज ईजी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रहता है कुल उसको नीचे रखते हैं, और जो निकालना है जिसका वो इंटू 100 हो गया, 100%। ठीक है, हम निकल जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, इधर 0 से 0, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। देखिए 5 से कट जाएगा, ये 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 25, तो कितना आ गया 75%, 75% आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर हम लोग चलते हैं।
12 नंबर प्रश्न कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। देखिए हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे तो शुरू दिन पढ़े थे। ये कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो किसी आदमी की चाय की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। हमको नहीं पता है कि उसका मूल्य क्या था, तो ये ऐसे प्रश्नों में क्या मान लेंगे 100। ठीक है, आसान रहेगा। ऐसे x y z p q कुछ मान के बना सकते हैं, लेकिन 100 मान के ज़्यादा गुना भाग ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 मान लीजिए और 100 का मूल्य है और उसके मूल्य में कितना हो गया, कमी हो जा रहा है, 20% की कमी हो जा रहा है। तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 ना होगा। ठीक है, तब 20 कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 80। मतलब पहले मूल्य ये था, अब 80 हो गया। घटने के बाद तो कह रहा है कि चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्च परिवर्तित रहे। खर्च जितना हो रहा था उतने, तब वृद्धि किसका करेगा, जो घट गया है उसी में ना वृद्धि करेगा। तब चलिए इसको बताए थे ना कि जिससे वृद्धि कहेगा या जिससे घटा है, तो यहाँ कह रहा है कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो 80 को बेस बना लेंगे, कितना वृद्धि हो रहा है, 80 से तो 100 होगा 20। अब चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से इसको गुना कर देंगे, हल निकाल लेंगे। 4 25 चौके 100, कितना आ गया, 25% का वृद्धि करना होगा। तब उसका खर्च जो है पहले ही जितना होता था उतना ही रह जाएगा, घटेगा न बढ़ेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पेज नंबर 13 101वां प्रश्न। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है एक वस्तु 380 रुपया में खरीदी गई तथा 5% के घाटे से बेची गई। देखिए ये भी पढ़ा दिए हैं, लाभ हानि पढ़ाए थे था, उसका वास्तविक घाटा तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए वास्तविक घाटा तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना हुआ जो। अब देखिए सीपी है, क्रय मूल्य बताए थे ना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 380 है। इसको 5% की घाटा में, तो कहते हैं कि हम लोग सीपी ऐसे प्रश्नों में 100 मान लेंगे। अब 5% घाटा तो कितना में बेच रहा होगा, 95 में। ये एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, कहे थे ना। अब कहे थे कि जो दिया हुआ रहेगा यहाँ और इसको उसी से कंपैरिजन करेंगे। तो सीपी है दिया हुआ तो सीपी वाले से करेंगे, एसपी रहता तो एसपी से, तो यहाँ सीपी है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना है जो। ठीक है, अब देखिए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे, 95 से गुना कर देंगे। जो पूछता है उससे क्या बोले थे, गुना करने बोले थे। ठीक ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5 से काटिए, 19 पचे 95 और 5 दूनी 10 और 19 दूनी 38। तब देखिए 19 गुना 19 होता है 361। ठीक है ना। अब देखिए तो इसका कितना आ गया, 361 आ गया एसपी। अब पूछ रहा है कि उसका घाटा भी पूछ रहा है, तो 380 में खरीद किया और 361 में बेच दिया था, कितना का घाटा हुआ, 19 रुपया का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग चलते हैं। 14 नंबर पेज और लास्ट है। ठीक है, चलिए किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है। क्या करा, किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है। यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह संख्या है। देखिए ऐसे प्रश्नों में जहाँ इस तरह का प्रश्न आए हमको एकदम ऑप्शन पे देखना है, जल्दी बनेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोसेस जाएगा। तो देखिए कह रहा है दोनों अंकों का योग, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2 अंक है, इसका भी 11 है। सेकंड ऑप्शन है, इसका भी 11 है। थर्ड ऑप्शन इसका भी 11 है। अब फोर्थ में इसका भी 11 है। इससे आंसर नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक बात और आगे कहा है कि इकाई का अंक जो है वो 6 होना चाहिए। तो देखिए इसमें है इकाई का अंक 6 नहीं है, तो इसमें है, चलिए इसको अभी रख लेते हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बस आंसर मेरा ये हो गया, और कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए रुकिए, अभी कुछ और जो है हम लोग फैक्ट देख लेते हैं 1-2।